देखो बेटा, अब हमने एन टाइप और पी टाइप पढ़ लिया। देखो मेन है एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, मेन यही था। अब इसी से मिलते जुलते कुछ और टॉपिक हैं। क्या टॉपिक है? 12-16 कंपाउंड, 13-15 कंपाउंड्स। तो 12-16 कंपाउंड्स क्या होते हैं? आप एक ग्रुप 12 का एलिमेंट ले लो और एक ग्रुप 16 का एलिमेंट ले लो, इनको मिक्स करके कंपाउंड बना दो। तो जो कंपाउंड बनेगा उसे बोलेंगे 12-16 कंपाउंड। सो व्हाट आर 12-16 कंपाउंड्स? Combination of element of group 12 and 16 yield some solid compound, they are called 12-16 compounds। जैसे जिंक सल्फर, जिंक 12 को बिलोंग करता है, सल्फर 16 को बिलोंग करता है, मिक्स कर दो, कंपाउंड बना दो, 12-16 कंपाउंड बन गया। इसी तरह व्हाट डू यू मीन बाय 13-15 कंपाउंड्स? तो अगर 12-16 पता चल गया तो 13-15 पता चल जाएगा। ग्रुप 13 का एलिमेंट लो, ग्रुप 15 का एलिमेंट लो, इनको मिक्स करके कंपाउंड बना दो। तो जैसे इंडियम और एंटीमनी, या एल्यूमिनियम फॉस्फोरस गैलियम आर्सेनिक मिक्स कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा 12-16 अपना 13-15 कंपाउंड। सो इट इज इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके जी। तो अब हमने ग्रुप 12-16 कंपाउंड पढ़ लिया, 13-15 कंपाउंड पढ़ लिया। अब हम आगे चल रहे हैं जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इस यहां से नोट कुछ नहीं करना है, ये पेज नंबर 45 कुछ नोट नहीं करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाता हूँ। क्या याद दिला रहा हूँ कि हमने 10th में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट कहते हैं, याद होगा आपको। और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इसके ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जहां पे करंट बनेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। अगर नहीं याद तो अभी मैं बता रहा हूँ, याद रखो। क्या बताया मैंने? कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं, और जहां पे करंट होगा वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मोटा मोटा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से समझो, जब एक बॉलर, ध्यान से समझना जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब एक बॉलर बॉल डालता है, जैसे मान लो ये बॉल है, ठीक है। तो जब वो बॉल डालता है तो बॉल आगे तो जा ही रही होती है और अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रही होती है, यानी बॉल आगे भी जा रही है, मूव भी हो रही है। मूव होने के साथ साथ वो रोटेट कर रही होती है अपनी, जैसे स्पिन करती है ना, बॉल आगे जा रही है और गोल गोल घूम रही है, स्पिन करती है अपने एक्सिस के अराउंड, जिसे आप स्पिन कहते हो, स्पिन हो गई। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के अंदर होता है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है तो ये खुद भी बॉल की तरह ऐसे घूम रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, स्पिन। तो डायरेक्शन ऑफ स्पिन सर जैसे मैग्नेस इफेक्ट। ये हमने दिखा दी। क्या बेटा आदित्य, दोबारा बोलो। सर मैग्नेस इफेक्ट। हाँ हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं हम। सर नहीं सर, मैग्नेस मैग्नेस। मैग्नेस क्या होता है? सर वो जो आपने बताया ना कि वो सीधे भी घूम रहा होता है और फिर अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा होता है, तो सर वो। हाँ चलो, वो इफेक्ट हो सकता है, मुझे वो पता नहीं है क्या होता है। मैं तो आपको अपने केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है जैसे बॉल जा रही होती है। तो वो ये क्रिकेट की टर्म है क्या, मैग्नेस इफेक्ट? क्रिकेट की नहीं टर्मिनोलॉजी सर, है? फिजिक्स की। अच्छा चलो ठीक है, तो ये मुझे ध्यान में नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझ के मैं क्या कह रहा हूँ। कि जब जैसे बॉल आगे भी जा रही होती है और घूम भी रही होती है, तो मैं कह रहा हूँ स्पिन कर रही होती है और आगे मूव हो रही होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है और स्पिन करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ से नोट कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसमें हमने ये 5 चीजें पढ़नी है। अब ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती हैं और आपने टेस्ट में भी ये चीजें देखी होंगी। तो ये क्या है, ये 5 चीजें देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है ये है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब अगर मैं बात करूं पैरामैग्नेटिक की, तो अब आपको याद है क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
याद आ गया पैरामैग्नेटिक? सो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? दे आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमैग्नेटिक की क्या डेफिनेशन है? which have paired electrons, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या होते हैं? paired electrons, and they are repelled by magnetic field, they are repelled by magnetic field। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ रही है जो आपने नहीं सुनी, जैसे पैरामैग्नेटिक आपने सुना हुआ है, डायमैग्नेटिक आपने सुना हुआ है, और मैंने यहाँ पे रिकॉल करवा दिया। अब ये फेरोमैग्नेटिक क्या है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है, एंड फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रखी है, पहले आप इसको समझिए। देखिए, इसको ड्रॉ नहीं करना है कॉपी में, बस इसको समझना है। हमने जो मेनली टॉपिक करने हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं, 2 हमने इसमें से कर लिए, हमारे +1 वाले ही हैं। ये 3 नए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के लिए आपको एक टर्म सीखनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं डोमेन्स। अभी डोमेन क्या होते हैं समझो। मान लो आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड कंपाउंड है। तो सॉलिड कंपाउंड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ना रखें, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयंस हैं, आप ऐसे बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन आयंस, तो ये रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, है ना। ये देखो छोटे छोटे ग्रुप में बने हैं ना, रैंडमली अरेंज हो गए। तो इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, बी इज अ सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो ये जितने भी आपके रैंडम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक जो ग्रुप है ना, ये एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। तो ये जो एक डायरेक्शन में अरेंज हो गया ना, इनको हम नाम दे देते हैं डोमेन्स। तो ये जो हमारे ग्रुप ऑफ आयंस हैं, या मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तो उसको हम नाम दे देते हैं डोमेन्स। सो डोमेन्स क्या है आपको पता चल गया, ग्रुप ऑफ आयंस और आपके इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर एरिया, उसे हमने डोमेन नाम दे दिया। अभी डोमेन हमने एक टर्म सीख ली। अब इस टर्म को यूज करके हम ये 3 डेफिनेशंस को समझने वाले हैं, ठीक है। सो अंकित, डोमेन का आइडिया लग गया क्या होता है डोमेन्स? कि जो ये छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, इनमें जो आयंस या इलेक्ट्रॉन यस सर। हैं, इन ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटे? डोमेन्स। डोमेन। ठीक है। अब मैं ये वर्ड यूज करूंगा डोमेन्स, याद रखना। लो देखो, अब हम सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ाने से पहले एक डायग्राम दिखाऊंगा और फिर आगे चलेंगे। देखो, फेरोमैग्नेटिज्म को अगर हमने कॉपी में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से करते हैं। अब ये डोमेन्स हैं, देखो ये, अब मैंने ये वो इसलिए आपको डोमेन्स बताया था, क्योंकि मैं जब ऐसे रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो इसे हम डोमेन्स कहते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो डोमेन्स है ना, दे आर इन सेम डायरेक्शन, दे आर इन सेम डायरेक्शन। तो ऐसे सॉलिड जिसके डोमेन सेम डायरेक्शन में हो इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो अभी यहां से देखो, व्हाट डू यू मीन बाय फेरोमैग्नेटिज्म? a few substances like iron, cobalt, etc. कर देते हैं, are attracted very strongly by magnetic field, such substances are called ferromagnetic substances। यानी ये तो भी सिंपल डेफिनेशन कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएं और डोमेन्स एक डायरेक्शन में हो जाएं, तो उसको हम कह देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इन सॉलिड स्टेट, मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन्स। तो ये जो मैं पीछे आपको डायग्राम दिखा के लाया हूँ स्मॉल रीजन्स की, ये यही थी ना, इनको हम डोमेन्स कहते हैं। तो ये एक टर्म सिखाने के लिए। तो देखो, इन सॉलिड स्टेट द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक substances are grouped together into small regions called domains। ठीक है। तो अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राइट नोट ऑन फेरोमैग्नेटिज्म, तो आपने क्या करना है? आपने ये डायग्राम बनानी है, फिर आपने लिखना है दीज आर द सब्सटेंसेस इन विच डोमेन्स आर अरेंज्ड इन सेम पैरेलल डायरेक्शन, बस। और एग्जांपल दे देनी है, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। लो फिर से सुनो, मान लो पेपर में आ गया क्वेश्चन, डिफाइन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिज्म, तो आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर इसी डायग्राम के रेफरेंस से आंसर लिख लेंगे कि दीज आर द सब्सटेंसेस इन विच डोमेन्स आर अरेंज्ड इन सेम पैरेलल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अंकित, समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? क्या लिखना है? ये पूरी कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। आप ये डायग्राम बनाएंगे और 2 लाइनें लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा 2 लाइनें, वो बताइए। व्हाट इज टाइप फेरोमैग्नेटिज्म? the substances domains are parallel to each other and are in same the direction. substances in which domains are arranged in same parallel direction। अब हम पढ़ते हैं एंटी फेरो। तो अगर मैंने आपको फेरो पढ़ा दिया तो एंटी फेरो इसका देखो कैसा है,
एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये कैंसिलिंग इफेक्ट है इसमें। तो इसमें बोलेंगे इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस domains are arranged and parallel anti-parallel direction. Domains are arranged in parallel anti-parallel direction and they cancel out each other's effect. Example देखो, anti-ferromagnetism, substances like MnO showing anti-ferromagnetism. In this, domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment. ठीक है जी, ये लिखना है। तो अगर पेपर में मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे और फिर ये दो लाइन लिखेंगे, इन दिस डोमेन्स, ये जो लास्ट वाली दो लाइन लिखी हैं बस, इन दिस डोमेन्स आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड एंड कैंसल आउट ईच अदर्स मैग्नेटिक मोमेंट, एग्जांपल MnO। अब एक और देख लेते हैं लास्ट वाला। अब लास्ट वाला है हमारा फेरी मैग्नेटिक। अब फेरी मैग्नेटिक क्या है, देखो अब ध्यान से, इसमें पैरेलल एंटी पैरेलल है, एक ऊपर एक नीचे, फिर दो ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर दो ऊपर, मतलब ये एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या था, सब एक जैसे थे, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, मतलब यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो हो रहा था, यहाँ पे पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है एंड दे आर अनइक्वल इन नंबर, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है एंड दे आर अनइक्वल इन नंबर, यानी इक्वालिटी नहीं आ रही है, तो उसको हम बोलेंगे फेरी मैग्नेटिक। तो देखो फेरी मैग्नेटिक की क्या डेफिनेशन बनेगी, पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो बताइए सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डोमेन्स इन सब्सटेंस आर अलाइंड इन पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शन एंड अनइक्वल इन नंबर, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर में नहीं है, इससे पहले एक जैसा ही हो रहा था सारा, तो अनइक्वल इन नंबर, ये 3 लाइनें लिखनी है बस। तो अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए भी डिफाइन फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो दे आर द सब्सटेंसेस इन विच domains are arranged parallel anti-parallel direction but they are unequal in number। अब एक बार मैं इसे सम अप कर देता हूं, आप उस हिसाब से आंसर बताएंगे। देखो क्या है सम अप, डाउट मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, अंकित एक मिनट बेटा मैं एक बार दोबारा बता दूं फिर डाउट लेता हूं। पेपर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप बताइए substances in which domains are arranged in same parallel direction। एग्जांपल आप यहाँ डाल दीजिए, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। What do you mean by anti-ferro? Substances in which domains are arranged parallel anti-parallel direction and they cancels out each other effect, example MnO। Ferrimagnetic example Fe3O4। in this domains are arranged in parallel anti-parallel direction and they are unequal in number, बस domains are arranged in parallel anti-parallel direction and are unequal in number। तो अब हमने बेटा क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया डोमेन्स क्या होता है और हमने ये 5 टॉपिक सीख लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट वाले 3 है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनकी डेफिनेशंस बहुत बार पूछी जाती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सिलेबस में नहीं है बेटा, ये टोटली एक्स्ट्रा कराने जा रहा हूँ। पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एंड पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं, बस आप इसको ना अपनी नॉलेज के लिए आप नोट कर सकते हैं, कंपटीशन वगैरह में कभी आ जाए तो आ जाए। देखो क्या होते हैं, मान लो एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पे आप प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाओ, तो प्रेशर लगाने से ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उस तरह के क्रिस्टल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो इस तरह के क्रिस्टल्स को हम कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। तो क्या होते हैं, इजराइल में एक ऐसी रोड बनाई है उन्होंने 2-4 किलोमीटर लंबी, कि उसके ऊपर से कार्स जाएंगी तो कार के प्रेशर से जो पत्थर हैं, क्रिस्टल मतलब पत्थर, पत्थर पे प्रेशर पड़ेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी से उनका इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा। तो इजराइल ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। आजकल मोबाइल चार्जेस आ गए हैं कि आपके पैरों में लग जाते हैं, वॉक करते जाओ और आपके फोन चार्ज हो जाते हैं, आजकल पाइजो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी आ रहे हैं। तो क्या होता है पाइजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ये ऐसे क्रिस्टल हैं जिनके ऊपर ऐसे सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हम उनको प्रेशर लगाएं तो उनके इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या होते हैं कि आपके पास एक सॉलिड है, आप उसको हीट करो, फायर में का मतलब हीट करो, हीट करने से आप उसको हीटिंग इफेक्ट दो, हीट करने से ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। ठीक है बेटा, देखो मैं क्या बता रहा हूँ, हीट करेंगे क्रिस्टल्स को, हीट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे,
तो इस तरह के क्रिस्टल्स को हम कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक वो सॉलिड है जिसपे हम प्रेशर लगाएं तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। और पायरो इलेक्ट्रिक क्या होता है? जिसको हम हीट दें, फायर मतलब हीट देने से इलेक्ट्रिसिटी बन जाए, उस तरह के सॉलिड को हम पायरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया, पीजो इलेक्ट्रिक चार्जर्स आ रहे हैं कि आपके शूज में कनेक्ट हो जाएंगे चार्जर, आप वॉक करो, आपका चार्जर जो है आपका फोन रिचार्ज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल डेफिनेशन चाहिए। इनके क्रिस्टल्स की हम एक एक एग्जांपल याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। पायरो इलेक्ट्रिक में जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड का एग्जांपल हो सकता है, और पीजो इलेक्ट्रिक में क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स होते हैं। तो इनकी ज्यादा डिटेल नहीं है, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, सो ये जस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, तो अंकित एक बार मैं आपसे पूछूंगा, बताओ व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक सॉलिड और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल? क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, अंकित? सर जिस पे जब प्रेशर डालते हो तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यस, बस इतना याद रख लो। प्रेशर डालें इलेक्ट्रिसिटी बन जाए पीजो इलेक्ट्रिक, और हीट करें इलेक्ट्रिसिटी बन जाए तो क्या बनेगा? पायरो इलेक्ट्रिक। पायरो इलेक्ट्रिक की एक एग्जांपल आप यहाँ से उठा लो, जिंक ऑक्साइड है, और ये क्वार्ट्ज हो जाता है। तो वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए इन क्रिस्टल्स की। और आजकल मार्केट में ऐसे क्रिस्टल आ गए हैं, ऐसे चार्जर्स भी आ गए हैं जो शूज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और इस तरह से, एक मैंने इजराइल की एग्जांपल दी, तो इजराइल ने तो कई किलोमीटर लंबी ऐसी रोड बनाई है, उसके साथ में इन्वर्टर्स लगा दिए हैं बैटरी चार्जिंग के लिए, गाड़ियां जाती हैं, बैटरी चार्ज हो जाती है। सो इसमें भी काफी एनर्जी सेविंग मेथड है ये, और जो यूज कर रहे हैं वो लोग। तो अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर बेटा खत्म हो जाता है। अब एक ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जरा ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन भी टेस्ट में था, आई गेस सो। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारा और क्या आंसर है हमारा, और एक मैंने न्यूमेरिकल कराना है। सो देखिए, कह रहा है नॉन स्टोचियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड CuO कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। कह रहा है कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1, यानी रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो बराबर नहीं है तो वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। ठीक है, कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट द पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाए पी टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए एन टाइप। तो अब देखो आंसर, कॉपर ऑक्साइड हैविंग कॉपर ऑक्सीजन रेशियो लेस देन 2:1, यानी ये रेशियो इसके बराबर नहीं है, यानी मेटल कम है। मेटल आपका कम है, शो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसी। ठीक है, कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो कर रहा है बिकॉज ऑफ कैटायन, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव आपका जो मेटल है, मेटल कम है, तो कैटायन वैकेंसी हो गई। अब कैटायन वैकेंसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इज योर पी टाइप। तो मेटल deficient compound conduct electricity through positive hole conduction mechanism, therefore these are p type semiconductor। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जा रहा था आपसे कि कॉपर ऑक्सीजन की रेशियो अगर बराबर नहीं है, लेस देन 2:1 है, यानी आपका मेटल कम है, तो आप इसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे सेमीकंडक्टर की? तो हम यहाँ पे बता पाए, हम इसे पी टाइप में डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि पॉजिटिव होल्स हैं, मेटल कम है। ठीक है जी, तो पॉजिटिव आपका ज्यादा हो गया वहां पे। तो ये आ गया हमारा पी टाइप सेमी कंडक्टर में, इसमें को हम डाल सकते हैं। ओके बेटा, देखो बेटा, अभी हमने कॉपर ऑक्साइड का पी टाइप से रिलेशन पढ़ा, मेटल डेफिशिएंसी। अब हम मेटल डेफिशिएंसी पे एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इस न्यूमेरिकल को समझाता हूँ। समझाने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। देखो, अब आप मेरे साथ साथ इसको नोट भी करना और समझते जाना क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में। इसकी इक्वेशन बनानी सीख जाओ बस। क्या कह रहा है? ये कहता है कि एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड, कि आपको निकल ऑक्साइड दिया हुआ है, हैज फॉर्मूला 0.98, यानी जो निकल है ये है 0.98, और ऑक्सीजन है 1.0। कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट इन Ni2+ एंड Ni3+। मतलब अगर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है तो ऑब्वियसली मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा, क्योंकि वेरिएबल होने के कारण मेटल्स कम हो जाएंगे, तो ये मेटल डेफिशिएंसी हो गया, क्योंकि चार्ज बढ़ गया तो कम मेटल में इसको बैलेंस कर देगा, तो कम मेटल में इसको बैलेंस कर देगा, तो मेटल डेफिशिएंसी। अब देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि जो निकल मेटल है ना उसकी टोटल अमाउंट इतनी है, मतलब जो वैल्यू दे रहा है ना 0.98 मान लेते हैं, टोटल अमाउंट इतनी है। तो इसमें से एक Na प्लस है, Na2+ की फॉर्म में है, समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, Na2+, और एक कह रहा है कि Na3+ की फॉर्म में है। यानी जो हमारा निकल है वो दो फॉर्म में है, निकल +2 एंड निकल +3। अंकित यहाँ तक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे करना है न्यूमेरिकल बताऊंगा अभी। अंकित यस सर। अब देखो आगे कैसे करेंगे। अब हमें पता चल गया चाहे 1 चाहे +2 हो चाहे +3 हो, निकल की अवेलेबिलिटी कितनी है 0.98। यानी अगर मैं इसे x ले लूं, लेट Ni2+ इज x, तो ये कितना हो जाएगा बताओ बच्चों, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.98 -x हो जाएगा, इतना कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि टोटल निकल कितना अवेलेबल है 0.98, और ये दो फॉर्म में है 2+ और 3+, तो हाँ टू जी प्लस सर। तो 2+ को हमने x ले लिया, तो 3+ इतना आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका चार्ज भी कंसीडर करना है, तो इसका चार्ज लोगे तो ये 2x हो जाएगा। अगर आप इसका चार्ज कंसीडर करोगे तो ये x का क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या बन जाएगा 0.98 -x। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने, बोलो बेटा। सिमरन, यस सर। सिमरन यस बेटा सर। बोलो। गुरप्रीत आ गया यहाँ तक समझ में क्या किया मैंने, ये 2 क्यों लिया 3 क्यों यस लिया, सर आ गया। क्योंकि मुझे चार्ज भी कंपेयर करना है। अब ये दोनों किसके बराबर हैं, इसके बराबर है निकल के बराबर। तो हमारी इक्वेशन कहती है कि निकल ऑक्साइड है न्यूट्रल, मतलब 0 के बराबर है। तो अब निकल का +2 चार्ज भी है, +3 भी, और ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है। इसका +2 चार्ज भी है और +3 भी है, ऑक्सीजन का न्यूट्रल होता है, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन बनी 2x, देखना ध्यान से, क्या इक्वेशन बनी 2x + 3 0.98 -x -2 = 0। अब इक्वेशन समझ में आई कैसे बनाया मैंने, क्या किया, ये सारा कुछ मिला के निकल ऑक्साइड है, यानी निकल ऑक्साइड का ओवरऑल चार्ज 0 है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज 0 है तो =0। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 आ गया, और निकल का +2 +3 है, तो +2 वाला मैंने लिख लिया 2x, और +3 वाला मैंने लिख दिया ये सारा। आ गया बेटा यहाँ तक समझ में, बोलो इक्वेशन कैसे बनी। यस सर। अब इसके बाद बस x निकाल लो यहाँ से, आप यहाँ से x निकालोगे तो बताओ कितना आया, सॉल्व करके मुझे बताओ, सॉल्व करके कितना x आ रहा है, सॉल्व करके बताओ, जो भी आ रहा है जल्दी से सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.94। 0.94। यस, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सारा मैथमेटिकल सॉल्व कर लेना, तो ये आएगा 0.94। तो ये तो हो गया Ni2+। ठीक है, तो आपका ये कितना बचा, +3 कितना बचा, माइनस कर लो, तो ये 2+ इतना हो गया, तो ये हो गया आपका निकल +2 की वैल्यू इतनी है। तो निकल +3 की वैल्यू कितनी हुई, कितनी हुई 0.98 -0.94 कितना आया 0.04 आया। बोलो बेटा आएगा ना इतना। यस सर। अब मैं परसेंटेज बताता हूँ, परसेंटेज ऑफ Ni2+ निकाल लो, तो परसेंटेज निकलता है जितना अवेलेबल है वो अपॉन टोटल डिवाइड इनटू 100। तो कितना परसेंट बना ये बताओ, करके बताओ कितना परसेंट बना, यानी +2% कितना है, निकल +96। 96%। 96%। तो Ni3+ की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 4%। 4%। बस हो गया, ये न्यूमेरिकल था। अब ऐसे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, बहुत सारे अवेलेबल है ऐसे न्यूमेरिकल आपकी बुक में। तो जब भी कभी ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए और रेशियो बराबर ना हो, तो ये सब मेटल डेफिशिएंसी में आते हैं। मेटल डेफिशिएंसी मतलब पी टाइप, कौन सी कैटेगरी में आ गए पी टाइप। तो यहाँ पे पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, और पूछेंगे बताओ भाई इसका परसेंटेज बताओ कितनी है। तो एक बार फिर से समझ लो, समझाता हूँ। जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो आयरन का आ जाए, निकल का आ जाए, FeS का आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसको इस तरह से रिलेट कर लो कि ऑक्सीजन जितना दिया है, ऑक्सीजन हमेशा 1 देंगे, निकल आपका या तो 98 या 9.93 95 कुछ भी दे दे, वहां से 2 एरोज बना लो कि +3 +2, एक को x मान लो, एक को उसमें से माइनस कर लो, फिर उसके बाद इनके चार्जेस से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये दोनों ऐड होके निकल के बराबर हैं, तो ये एक जनरल इक्वेशन बना लो। इस जनरल इक्वेशन से इक्वेट कर लो, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आए वो ऑक्टेन अपॉन टोटल 98 है, इसका ऑक्टेन परसेंटेज आ जाएगी, उसको 100 से माइनस कर देना,
दैट्स इट। चलो अब आप नोट कर लो, यहाँ पे बेटा हमारा भी चैप्टर खत्म हो जाता है, नोट कर लो।